दिल्ली के अंदर एक ऐसा सुल्तान गुजरा है जिसकी तलवार ने जो है अच्छे अच्छों के पिछवाड़े लाल कर दिए। कई लोग तो उसे सिकंदर से भी महान मानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। सख्त तख्त पर बैठते हैं और कुछ इतिहास पर। अलाउद्दीन खिलजी उन लोगों में से था जिसने दोनों पर कब्जा किया। साल 1266 इसके आसपास जन्मा अली गुरशाप्स आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी बना। वो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था और दामाद था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा रिश्तों से बड़ी थी और इतिहास गवाह है, ताज पाने के लिए उसने खून के रिश्तों को भी नहीं बख्शा। साल 1292 में उसने भिलसा मालवा पर हमला किया और भारी धन इकट्ठा किया। फिर 1294 में देवगिरी पर चढ़ाई की और यादव राजा रामचंद्र को झुका दिया। देवगिरी से मिला ख़जाना उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। यहीं से एक सूबेदार की आंखों में सुल्तान बनने का सपना जाग उठा। 20 जुलाई 1296 कड़ा के किनारे जलालुद्दीन खिलजी अपने भतीजे से मिलने आया। अलाउद्दीन ने उसे गले लगाया, वजह जो भी हो, फिर अपने चाचा की हत्या कर दी। दिल्ली का ताज उसके सिर पर था, लेकिन उस ताज पर खून के धब्बे भी थे। साल 1297-98 उसने गुजरात अभियान शुरू किया। खिलजी की सेना ने गुजरात जीत लिया। यहीं से मलिक काफूर नाम का एक गुलाम उसके हाथ लगा, जो आगे चलकर उसका सबसे भरोसेमंद सेनापति बना। और यहीं पर उसे मिली कमला देवी, और अमीर खुसरो को यहीं से मिली कहानी आशिका, क्योंकि कमला देवी की ही बेटी थी देवल देवी। कभी कभी ये ग़ुलाम साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। मलिक काफूर वही निकला। साल 1299 मंगोलों ने भारत पर धावा बोला। दिल्ली सल्तनत ख़तरे में थी। जरन मंजूर की लड़ाई में मंगोलों को हराया गया। जहाँ कई सल्तनतें मंगोलों के सामने झुक गईं, वहाँ दिल्ली डटकर खड़ी रही। 1299 किली का युद्ध। मंगोल सेनापति कुलतुग ख्वाजा दिल्ली तक पहुँच गया। अलाउद्दीन ने सीधा मुकाबला किया। उस दिन दिल्ली बची और खिलजी की दहशत पहले से ज़्यादा बढ़ गई। 1303 चित्तौड़ का अभियान। लंबी घेराबंदी के बाद चित्तौड़ पर कब्ज़ा हुआ। इतिहास में रानी पद्मिनी की कहानी इसी अभियान से जोड़ी जाती है। हालांकि उसके समकालीन प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन इतना सच है कि चित्तौड़ की दीवारें खिलजी की सबसे कठिन जीतों में गिनी जाती हैं। 1305 में अमरोहा का युद्ध। एक और विशाल मंगोल सेना भारत में घुसी। खिलजी की सेना ने उसे करारी हार दी। अब मंगोल दिल्ली को जीतने नहीं, दिल्ली से डरने लगे थे। 1306 और 1307 में मंगोलों पर लगातार हमला हुआ। सीमाओं को मजबूत किया गया। दिल्ली की सुरक्षा पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। जो शासक सीमा बचा रहे थे, वही साम्राज्य बचा पा रहे थे। फिर शुरू हुआ दक्षिण की विजय का दौर। 1308 में देवगिरी की दूसरी लड़ाई। राजा रामचंद्र ने अधीनता स्वीकार कर ली। देवगिरी पूरी तरह सल्तनत के प्रभाव में आ गया। उत्तर का सुल्तान अब दक्षिण की ओर बढ़ चुका था। 1310 में वारंगल अभियान। मलिक काफूर के काकतीय राज्य को झुका दिया और असीम धन दौलत दिल्ली पहुंची। दिल्ली के खजाने अब दक्षिण भारत का सोना चमक रहा था। 1311 द्वार समुद्र और मदुरै अभियान। होयसला और पांडव राज्य को परास्त किया गया। सल्तनत का प्रभाव दक्षिण के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच गया। जिस दिल्ली को कभी अपनी सीमाएं बचानी पड़ती थीं, अब वही हज़ारों किलोमीटर दूर तक आदेश दे रही थी। अलाउद्दीन सिर्फ योद्धा नहीं था, उसने बाजार नियंत्रण लागू किया, कीमतें तय की, राशन व्यवस्था बनाई और सेना को मजबूत किया। उसके आर्थिक सुधार मध्यकालीन भारत के सबसे अनोखे प्रयोगों में गिने जाते हैं। तलवार से उसने साम्राज्य जीता, लेकिन व्यवस्था ने उसे संभाला। तो दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपसे वादा किया था पिछले एपिसोड के अंदर, मैं आपको लेकर जाऊंगा श्री फोर्ट का किला दिखाऊंगा आपको, और वहाँ से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिनके बारे में जो है किसी ने सुना नहीं।
क्योंकि डर और खौफ का दूसरा नाम है अलाउद्दीन खिलजी। मगर ऐसा है नहीं। नंबर एक बात तो ये है कि श्री फोर्ट का जो किला है ना दिल्ली में, वो ख़त्म हो चुका है, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करता। छोटे मोटे खंडर हैं, एक आधा बोर्ड लगा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ है ये श्री का किला है, महाराजा अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था, लेकिन वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसकी एंट्री भी आपको नहीं मिलेगी। और इलाके के लोग भी जो है श्री फोर्ट ऑडिटोरियम के बारे में तो जानते हैं, लेकिन श्री का कोई किला था उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। ये जहाँ पर हम लोग इस वक्त लोकेशन पे बैठे हुए हैं ना, ये हौस खास का किला है। इसको भी बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपनी जनता की भलाई के लिए, जनसेवा के लिए। जनता पानी पिएगी, जनता को फ़ायदा होगा, लाभ मिलेगा, इसलिए इसका निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है जब सुल्तान बने तो उससे पहले जो है उनके चचा जो है जलालुद्दीन, उनका वो कत्ल करके सुल्तान बने। जलालुद्दीन जो है वो भी कोई महान संत नहीं थे, हालांकि उनके बारे में कहा जाता है कि बड़े उदार शासक थे, बहुत अच्छे राजा थे और लोगों को माफ़ कर दिया करते थे, लोगों को ज़्यादा सताते नहीं थे, लोगों को दुख नहीं देते थे, कई गुनाहगारों को आम माफ़ी देते थे जलालुद्दीन। लेकिन भाई जलालुद्दीन का खेल ऐसा था कि जलालुद्दीन ने जो है ना कैकूबाद, जो कि बलबन का बेटा था, उसको कत्ल करवा के, अब इतिहास में साबित नहीं है लेकिन भाई कौन जो सुल्तान बनना चाहता था वही तो ये काम करेगा, उसको कत्ल करवा के जो है जमुना में फेंकवा दिया था। और बलबन जो एक महान शासक था जिसने छावनियाँ बनाई, दिल्ली को सुरक्षित किया, मंगोलों के हमले से बचाया, उसके बेटे के साथ ये दुर्दशा हुई। हालांकि कैकूबाद को भी पैरालाइज़ हो गया था। उस ज़माने में तो भैया जंगल का नियम चलता था कि फिटेस्ट सर्वाइव। तो अलाउद्दीन जब साउथ के मिशन के ऊपर गया और बहुत सारा धन और संपदा उसने इकट्ठी कर ली और बहुत सारी फ़ौज भी उसके साथ हो गई, तो फिटेस्ट सर्वाइव वाला नियम जो है जलालुद्दीन पे लागू हो गया। हालांकि जलालुद्दीन उसके ससुर भी थे और चचा भी थे, अपनी बेटी से शादी कर दी थी। अब वो बातें, ख़ास बातें जो अलाउद्दीन के बारे में किसी को नहीं मालूम। अलाउद्दीन सबसे पहले आर्थिक सुधार करने वाला सुल्तान बना। उसने प्राइस कंट्रोल किया। प्राइस कंट्रोल मतलब घोड़े का दाम, अनाज का दाम, कितना MRP होगा, इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस अलाउद्दीन ने तय किया बाज़ार के अंदर। इससे जो है काफ़ी जनता के अंदर उसका जनसमर्थन भी बढ़ा और विश्वास भी आया। मनमानी और बेलगाम और ये गोदाम में भरने वाली मानसिकता जो है पूंजीपतियों की, इसके ऊपर में बहुत बड़ा कंट्रोल आया। दूसरी उसने चीज़ ना शराबबंदी पूरी तरीके से ख़त्म कर दी। उसका ये मानना था कि शराबबंदी कर दी। उसका ये मानना था कि शराब जो है, इसी के अंदर जो है, शराब के नशे के अंदर ही अमीर जो है साजिशें करते हैं और महल जो है सुरक्षित होता है और सत्ता सुरक्षित होती है। मकसद उसका यही था, लेकिन उसने पूरे तरीके से शराबबंदी कर दी। तीसरी चीज़ जो उसने सबसे ख़ास करी, वो लोग कहते हैं कि वो बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत उसने लड़ाइयाँ जीती। ये बात सही है कि वो अजय था, बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती, और लोग कहते हैं यही उसकी ख़ास उपलब्धि होगी कि उसने जो है यहाँ पे रणथंभौर की लड़ाई या चित्तौड़ की लड़ाई को कहते हैं सबसे बड़ी ख़ास उपलब्धि होगी। लेकिन वो उसकी सबसे ख़ास उपलब्धि नहीं थी। उसकी सबसे ख़ास उपलब्धि थी मंगोलों को रोकना। लेकिन मंगोलों को रोक कैसे पाया? मंगोलों को रोक ऐसे पाया कि बलबन ने बहुत सारे फाउंडेशन पहले ही बना दिए थे मंगोलों को रोकने के लिए, अलग अलग जगह पर किले बना दिए थे। और एक आदमी जो इतिहास में गुमनाम हो गया, उसकी चर्चा इस एपिसोड के अंदर में करेंगे हम लोग, ज़फ़र ख़ान। ज़फ़र ख़ान ऐसे ही एक किले के अंदर नियुक्त था जो मंगोलों के से डट के लड़ाई लड़ रहा था। ज़फ़र ख़ान ने 3 बार मंगोलों को हराया। ज़फ़र ख़ान ने कई बार मंगोलों को पीछे खदेड़ा। दिल्ली तक पहुंचने का तो मंगोलों का नंबर ही नहीं आया ज़फ़र ख़ान के जीते जी। और ज़फ़र ख़ान वो दहशत बन गया मंगोलों के बीच में कि मंगोल, अगर वो सेनापति है, वो जंग को लीड कर रहा है, तो मंगोल वहाँ से डरते थे। और ये बात जो है विश्व में, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे भारत में, दिल्ली सल्तनत में भी मशहूर हो गई। यहाँ ज़फ़र ख़ान की जय जयकार होने लगी, इतनी कि खिलजी असहज हो गया कि यार ये कैसा मेरा योद्धा निकला है। तो एक बार ऐसा हुआ कि खिलजी ने ज़फ़र ख़ान को जो है रोक दिया कि भाई तुम मंगोलों से मत लड़ो यार, नहीं तो तुम पेल पाल के इतने मशहूर हो जाओगे मंगोलों के, कहीं ऐसा ना हो तुम सुल्तान बनाने की डिमांड जनता करने लगे यहाँ पर। लेकिन ज़फ़र ख़ान सुनने वाला था नहीं। ज़फ़र ख़ान ने फिर भी मंगोलों के ऊपर हमला कर दिया, चढ़ाई कर दी। और चढ़ाई कर दी क्योंकि अब जो है टुकड़ी का उतना समर्थन नहीं था, क्योंकि अलाउद्दीन ने यहाँ पे मना किया था कि मंगोलों से मत लड़ो। तो आधी टुकड़ी उसके साथ गई थी, उसने उस आधी टुकड़ी के साथ भी मंगोलों को खदेड़ दिया। वो आधी टुकड़ी का कन्विक्शन अब ख़त्म हो गया, कहने लगे भाई हमने मंगोलों को खदेड़ भी दिया, अब जंग बंद करो। लेकिन ज़फ़र ख़ान का मकसद एक ही था ज़िंदगी में मंगोलों का सर्वनाश पूर्ण। और ज़फ़र ख़ान ने वहाँ पे स्पीच दी कि कौन कौन मेरे साथ आएगा और मैं अकेला भी जाऊँगा। लेकिन आमतौर पर तो फिल्मों में आपने देखा होगा कि सब साथ आ जाते हैं राजा की ये स्पीच देने के बाद, लेकिन ज़फ़र ख़ान अकेला ही लड़ने चला गया, कोई साथ नहीं आया। और लड़ते लड़ते वो मंगोलों की एक टुकड़ी के सामने घिर गया। वहाँ पर मंगोलों को लीड कर रहे थे ख्वाजा करके कोई एक सेनापति थे। उन्होंने ज़फ़र ख़ान को ये ऑफ़र दिया, ऐतिहासिक दस्तावेज़ है, कि तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ
और हम तुम्हें यहाँ का जो है किंग बना देंगे इतनी सल्तनत का। ज़फ़र खान ने पता है उसके बाद क्या किया? ज़फ़र खान ने उस टुकड़ी के ऊपर में अकेले ही हमला कर दिया और बहुत सारे मंगोल फ़ौजियों को जो है मार दिया। इसी लड़ाई के अंदर ज़फ़र खान की मौत हो गई। तो ज़फ़र खान वो आदमी था जिसने खिलजी का खौफ बनाया और ये हमें बताया कि मंगोलों को खिलजी ने कई बार खदेड़ा। ज़फ़र खान के बाद मंगोल जो है दिल्ली सल्तनत तक आ गए, लेकिन खिलजी भी कम योद्धा नहीं था। खिलजी ने भी उसके जो मंत्रिमंडल है उस टाइम पे जो चहलगामी होते थे उन्होंने उसको सजेशन दी, और जो बुद्धिजीवी थे उस टाइम पे कि इस टाइम के लिए फॉर द टाइम बिंग आप किला छोड़ दो और आप चले जाओ यहाँ से, और राजा रहेगी, सुल्तान रहेगा तो फिर सत्ता हम लोग वापस हासिल कर लेंगे, मंगोलों से लड़ना बहुत इम्पॉसिबल है। वहाँ पर फिर जो है अलाउद्दीन ने वही स्पीच दी कि कौन कौन मेरे साथ है तो आ जाओ लड़ो, और उसके बाद मंगोलों को न सिर्फ लड़े बल्कि मंगोलों को हराया भी। एक और किरदार के बारे में अक्सर चर्चा रहती है, मलिक कफ़ूर के बारे में। मलिक कफ़ूर के बारे में कहते हैं कि अलाउद्दीन के साथ कुछ रिश्ते थे। ये सब कॉन्स्पिरेसी और गप है। मलिक कफ़ूर एक योद्धा था, वो साउथ के मिशन संभालता था, और जिस तरीके से ज़फ़र खान इधर मंगोलों से लोहा ले रहा था वो साउथ के अंदर में आमतौर पर था। मंगोलों को हराने की वजह से ही, ज़फ़र खान की वजह से ही खिलजी का नाम इतना ज़्यादा हो गया था कि साउथ के अंदर में ज़्यादा बहुत भारी जंगें नहीं लड़नी पड़ रही थी मलिक काफ़ूर को। जो भी छोटी मोटी जंगें होती थी आमतौर पर वहाँ पे सरेंडर हो जाता था। बहुत बड़ा एक सत्ता विस्तार अलाउद्दीन खिलजी को बन रहा था, सल्तनत का मुकाम बहुत ऊँचा हो रहा था। लेकिन मलिक काफ़ूर अलाउद्दीन की ज़िंदगी में आया कैसे, और मलिक कफ़ूर के बारे में ये कॉन्स्पिरेसी और गॉसिप पैदा कैसे हुए, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैंने आपको बताया था ना कि गुजरात के मिशन के ऊपर में जो है कर्ण वघेला के साथ में जंग हुई थी अलाउद्दीन खिलजी की। तो जब ये उस मिशन के ऊपर में था तो वहाँ पे कर्ण वघेला को हराने के बाद कमला देवी से तो इसने शादी कर ली। वहीं पर एक गुजराती व्यापारी था, उसका ग़ुलाम था, और मलिक कफ़ूर जो है उस टाइम पे मुस्लिम भी नहीं था, वो बस एक ग़ुलाम था। और अलाउद्दीन खिलजी को उसके अंदर बहुत काबिलियत दिखी, वो उसके साथ ले आया, उसको सेना की प्रशिक्षण दिया, तैयारी कराई, तो एक तरीके से अपना पैदा किया हुआ उसका सिपाही था वो, जो गुजरात के एक व्यापारी के पास से ग़ुलाम को लेकर आया था। बाद में मलिक कफ़ूर ने यहाँ पर इस्लाम भी कबूल किया, और उसकी सत्ता की मतलब सत्ता के और अलाउद्दीन का भरोसा उस पर इतना ज़्यादा बढ़ा कि दिल्ली सल्तनत के अंदर में मलिक कफ़ूर का रुतबा ऊपर 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 चलता चला गया। ज़फ़र खान की तो मौत हो गई थी, लेकिन मलिक कफ़ूर क्योंकि खिलजी का बहुत करीबी रहा और बहुत उसका रुतबा आगे बढ़ा। एक बात मैंने आपको बताई थी देवल देवी की, तो पारिवारिक रिश्तों के बारे में बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का जो है ना अपनी बीवी जो है मलिका जहाँ, उसके साथ में कोई ख़ास पारिवारिक रिश्ता अच्छा नहीं था, इसलिए भी कई लोग शायद मलिक कफ़ूर के साथ उसके रिश्ते जोड़ते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके साथ रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि ये सास बहू का चक्कर था। जो जलालुद्दीन की बीवी थी मलिका जहाँ बड़ी, वो जो है बहुत दखलंदाजी करती थी पारिवारिक रिश्तों में। अलाउद्दीन की और उसकी बीवी के बीच में कुटमुट चलती रहती थी, उसको सत्ता के अंदर दखल चाहिए थी, ये सब चक्कर था। इसको भी अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, और इसी वजह से उसकी अपनी बीवी के साथ भी बनती नहीं थी, उसका पारिवारिक रिश्ते अच्छे नहीं थे। लेकिन क्या वो औरतों से प्रेम नहीं करता था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो कर्ण वघेला की बीवी आई थी कमला देवी, उसके साथ में उसका बहुत अच्छा रिश्ता था और प्रेम था। इतना प्रेम था कि जब कमला देवी ने एक बार बोला कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है, तो उसने दिल्ली सल्तनत के फ़ौजी भेज के देवल देवी को न सिर्फ दरबार में बुलाया बल्कि अपने बेटे खिज़र खान से उसकी शादी की, मतलब उसको राजकुमारी वाली इज़्ज़त भी दी। तो पारिवारिक तौर पे ये सब है। और तीसरा जो सबसे बड़ा भ्रम या वहम फैलाया जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी जिसके रचयिता है, पद्मावत वाला किस्सा कि करण सिंह की जो बीवी थी वो पद्मावत, उसके चक्कर में ये पागल था और वो भी उससे शादी करना चाहता था। ये सब जो है ये ऐतिहासिक तौर पे कहीं पे भी साबित नहीं होता है। ये सिर्फ़ एक समझ लीजिए रचना है पद्मावत लिखी हुई मलिक मोहम्मद जायसी की। ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, बदकही के अंदर में, परंपराओं के अंदर में ये सिलसिला चलता है। आमतौर पर अगर आप अलाउद्दीन खिलजी को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, किला तो उसका जो है आर्कोलॉजिकल ने मटियामेट कर दिया है। यहाँ पर किला तो देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पर 20 रुपये का टिकट लगता है। आप आएंगे दिल्ली में हौस खास गांव के अंदर, तो वहाँ पर आपको ये हौस खास जो उसने तालाब बनाया था ये आपको मिल जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी एक प्रशासनिक सुधार था, कुशल सेनापति था, ऑलमोस्ट अजय था। भारत में डोमेस्टिक लड़ाई तो वो कोई भी नहीं हारा, सारी युद्धों के अंदर उसने विजय प्राप्त की। उसकी तलवार की धनक थी, उसकी सत्ता की हनक थी, और उसने मंगोलों को कई बार हराया, खदेड़ा। बल्कि मंगोलों का दिल्ली के अंदर में
एंट्री नहीं हुई तो वो खिलजी की बदौलत है। अगर उस टाइम पे मंगोल दिल्ली आ जाते या अलाउद्दीन खिलजी वो लड़ाई हार जाता तो पता नहीं हमारा भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री क्या बनती, कैसे बनती, और मंगोल हमारे साथ क्या उस टाइम पे सलूक करते, उसका हमको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तो खिलजी का उसने तो शुक्रिया अदा करना बनता ही है कि उसने मंगोलों को वहाँ पर रोक दिया। लेकिन खिलजी का अंत भी बहुत अच्छा नहीं हुआ। खिलजी के मरने के बाद ही खिज़र ख़ान और मलिक काफ़ूर, क्योंकि ये तो सल्तनत के यहाँ पर साजिशें लगातार चलती रहीं, दिल्ली सल्तनत भी चलती रही, उनके साथ साजिशें भी चलती रहीं, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक का ज़माना हो, चाहे इल्तुतमिश का ज़माना हो, चाहे बलबन का ज़माना हो। जब भी ये बड़ा पेड़ गिरा है तो ज़मीन ने झटका महसूस किया है। खिलजी आखिर के टाइम पे बीमार रहने लगे और जब उनकी मौत हुई, देवल देवी की त्रासदी भी उसी टाइम पैदा हो गई और खिज़र ख़ान को भी कत्ल कर दिया गया। और आम तौर पे मलिक काफ़ूर के पास में बहुत ताकत हो गई थी, लेकिन कुछ टाइम के बाद में मलिक काफ़ूर भी मारे गए और दिल्ली सल्तनत जो है उसने ये खिलजी वंश आम तौर पर ख़त्म हो गया। पूरी तरीके से कैसे ख़त्म हुआ वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और अगले वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा खिलजी के ख़ात्मे के बाद कौन बना दिल्ली का अगला सुल्तान। और मेहरौली की दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में जो श्री तक शिफ्ट हो गई थी, इसका एक्सपेंशन ये 12, 15, 18, 20 किलोमीटर का हो गया था। और दिल्ली सल्तनत का दायरा जो है इधर मुल्तान, सिंध, उत्तर प्रदेश और ये सब होते हुए साउथ तक पहुंच गया था। इसका अगला राजा कौन हुआ और उसने दिल्ली को कैसे संभाला, बड़ा किया, बचाया, बनाया और बसाया, और उसने दिल्ली के कौन से हिस्से के ऊपर में राज किया, ये अगले वीडियो में आपको इसका इंतज़ार करना पड़ेगा देखने के लिए। धन्यवाद।